तो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सभी की स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए आज का हम सोशल साइंस का सेशन करेंगे और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी थोड़ा सा खुश हो जाएं क्योंकि उनके लिए इस बार हम हिंदी में भी लेके आए हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये कि एक्चुअली पीडीएफ पे आ नहीं रहा था, तो पहले इंग्लिश वाले क्वेश्चंस है, उसके बाद हिंदी वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग एक काम कर सकते हो, अपनी स्पीड को ठीक है इंक्रीज़ कर लो। जिस भी स्पीड पे आप लोग देखते होगे थोड़ा सा बढ़ा लो, तो तेज़ी के साथ क्वेश्चंस चलेंगे, है ना। चलिए सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक घराना इज अ सिस्टम ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन लिंक्ड विद। ठीक है, घराना जो है वो एक सिस्टम है सोशल ऑर्गेनाइजेशन का जो किस चीज़ से लिंक्ड है, आपने बताना है। देखो ऑप्शंस हैं ये, डैट इज म्यूजिक, आर्ट फॉर्म, पेंटिंग या फिर पॉइंट्स। ठीक, मैं थोड़ा सा साइज छोटा कर देती हूँ ताकि आपको सारे क्वेश्चन इजीली दिख जाए और ऑप्शंस भी। तो बताना है आपको, बताइए। सो इसका आंसर होगा आपका संगीत, यानी जो म्यूजिक होता है। ठीक है, इसका आंसर होगा म्यूजिक। ओके, म्यूजिक। अभी हिंदी वाले देखेंगे, एक घराना सामाजिक संगठन की एक प्रणाली है जो किससे जुड़ा हुआ है। तो किससे जुड़ा हुआ है जो घराना है, डेट इज ये एक संगीत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, घराना। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। यानी हिंदी में निम्नलिखित में से कौन सतत विकास की रणनीति का हिस्सा नहीं है। तो अब आप अगर बताओगे तो देखिए कौन सा हिस्सा नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, अब आप फटाक से इसमें से देखो और जल्दी से बताओ कौन सा इसमें से हिस्सा नहीं है ना। तो सबसे इसमें आता है ये जो आपका ये जो है ना, डेट इज आपका भावी पीढ़ियों से संबंध, यानी कि नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विद रिस्पेक्ट टू फ्यूचर जनरेशंस। ओके, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार देख लो, ये कह रहा है कौन सा इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ स्ट्रैटेजी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स। ठीक है, तो ये वाला नहीं है। ठीक है, यानी कौन सा सतत विकास की रणनीति का हिस्सा नहीं है, तो इसका आंसर होगा आपका भावी पीढ़ियों के संबंध में वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों से समझौता नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ना मैच बताना है और बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। ठीक है, ये आपको बेसिकली मैच करना है। तो देखो जो फर्स्ट वाला है, यानी कि हम अगर पढ़ते हैं, देखो सैडलर जो कमीशन है, ठीक है, सैडलर कमीशन लॉर्ड चैम्सफोर्ड से है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है हंटर कमीशन, जो है हंटर कमीशन बेसिकली लॉर्ड रिपन से है। ठीक है, लॉर्ड रिपन से है। और जो आपका नेक्स्ट है आपका रेले कमीशन, रेले कमीशन आपका है लॉर्ड कर्जन से। और वुड्स जो डिस्पैच है डेट इज आपका लॉर्ड डलहौजी से है। सो इस हिसाब से आपका ए आंसर इज द सही आंसर है। ठीक है, अब हिंदी मीडियम वाले देखेंगे तो वही सेम क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा चेंज नहीं है, सिर्फ हिंदी और इंग्लिश लिखने का अंतर है बस, है ना, वही सारी चीज़ें हैं। तो यानी आप देख लेना, ए का आंसर फोर्थ होगा और बी का आंसर 1, सी का थर्ड एंड डी का सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द इकोनॉमिक पार्ट ऑफ, ये कह रहा है इसमें से कौन सा इकोनॉमिक पार्ट होता है सर्पगंध का। ठीक है, सर्पगंधा। तो सर्पगंधा का जो इकोनॉमिक अगर हम पार्ट की बात करते हैं, सो वो बेसिकली जड़ होती है, यानी कि रूट होता है। क्या होता है, रूट होता है। ठीक है, यानी स्पर्गगंधा का आर्थिक भाग क्या है, तो वो जड़ होती है। क्या है, जड़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द निकोबार आइलैंड्स ग्रुप लोकेटेड इन, जो निकोबार आइलैंड ग्रुप है वो कहाँ पे लोकेटेड है। निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो बताइए कहाँ पर स्थित है ये बेसिकली बंगाल की खाड़ी, यानी कि द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, हिंदी वाले दैट इज बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये है हु इज ऑथराइज्ड टू रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी अगर इसको हम हिंदी में देखते हैं तो ये बोल रहा है कि भैया भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए कौन अधिकृत है, ये आपने बताना है। सो कौन होता है, ये बेसिकली आपका राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार देख लो, अगेन ये आपका क्वेश्चन है और आंसर है आपका प्रेसिडेंट। इसी तरीके से हिंदी वाले का देखेंगे, ठीक है, तो आंसर होगा आप लोगों का क्या, डेट इज राष्ट्रपति। ठीक, कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डेट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन। बताइए इनमें से किसको मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन बोला जाता है मैडम भीकाजी कामा को, याद रखना मैडम भीकाजी कामा। ठीक है, चलो इंग्लिश व हिंदी वाले, निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की जननी, तो किसको बोला जाता है भारतीय क्रांति की जननी, मैडम भीकाजी कामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन फिगर्स इन द, बताइए जल्दी से। यानी कि हिंदी में देखते हैं कानून के एक विषय के रूप में शिक्षा के आंकड़े क्या होते हैं भाई। हाँ, डेट इज आपकी ये जो चीज आती है ये आपकी समवर्ती सूची में आता है, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। किस में आता है, भारत के कानून एक विषय के इसमें शिक्षा में आंकड़े समवर्ती सूची। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, एजुकेशन सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन फिगर्स इन द कॉन्करेंट लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट है आपका जो आपका प्रदीप पोर्ट है इज लोकेटेड ऑन द डेल्टा ऑफ रिवर। बताइए ये जो आपका पारादीप जो बंदरगाह है, ठीक है, ये कौन से ये जो आपका पारादीप पोर्ट है ये बेसिकली कहाँ पे लोकेटेड है? ऑन द डेल्टा ऑफ विच रिवर। तो ये कौन सी रिवर के उस पर है ये आपने बताना है। सो इसका आंसर है आपका महानदी। कहाँ पर है जी? महानदी। ठीक है, याद रखना इसको, डेट इज महानदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार हिंदी वाले और इसको देख लो। ठीक है, पारादीप बंदरगाह किस नदी के डेल्टा पर अवस्थित है? सो डेट इज आपका महानदी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अप्रैल 1929 हु थ्रू अ बॉम्ब इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। 1929 में किसने बॉम्ब फेंका था लेजिस्लेटिव असेंबली में? किसने फेंका था? इसका आंसर है आपका डेट इज भगत सिंह और बुक ये आपका, ठीक है, भगत सिंह और आपका बटुकेश्वर दत्त ने। ठीक है, फोर्थ इज द राइट आंसर। ठीक है, किसने फेंका था? ध्यान रखना, ये आपके भगत सिंह ने फेंका था और बटुकेश्वर दत्त ने। अप्रैल 1929 में विधानसभा में बम किसने फेंका? तो भाई भगत सिंह जी ने और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ये जो आपका इटाई डिसीज है इस कॉस्ट बाय, ये किसकी वजह से होता है ये आपने बताना है। ठीक है, हिंदी वाले देख लो, इटाई रोग किसके कारण होता है? तो इटाई जो रोग होता है ये आपका कैडमियम के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? कैडमियम। ठीक है, याद रखना, डेट इज कैडमियम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट। इनमें से कौन कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है स्टेट का? हिंदी वाले देखो जल्दी से। अच्छा, हिंदी वालों का क्वेश्चन कहाँ है ये? अच्छा, हिंदी वाले को क्वेश्चन रह गया। अच्छा चलो बता देती हूँ। ये कह रहा है भैया इनमें से कौन सा एक, वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है जो एक संवैधानिक जो हेड है स्टेट का, ठीक है, राज्य का, वो कौन होता है? तो बताइए कौन होता है? ये आपका राज्यपाल होता है। सीधी सी बात है, अगर हेड ऑफ स्टेट की बात करेगा तो राज्यपाल ही तो होता है। तो वही चीज़ आपने बतानी है। ठीक है, स्टेट में सबसे बड़ा गवर्नर होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट एबुंडेंट गैस फाउंड इन एटमॉस्फेयर। सबसे ज्यादा एबुंडेंट गैस कौन सी है? वायुमंडल में पाए जाने वाली सबसे प्रचुर गैस है कौन सी गैस होती है? जल्दी से बताओ। डेट इज नाइट्रोजन। कौन सी होती है? द मोस्ट अबंडेंट गैस फाउंड इन एटमॉस्फेयर इज नाइट्रोजन। ठीक है, ये होती है आपकी नाइट्रोजन। अच्छा, आपको सेशन जैसा लगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और हिंदी इंग्लिश वाले भी बताना कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है आप लोगों को, है ना। और कोई भी अगर क्वेरी है, कोई चीज़ है तो आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ना अपने मैच बताना है। ठीक है, तो कौन सा मैच यहाँ पे सही है ये आपने बताना है। सो अगर हम देखते हैं, देखो ये आपको मैच दिया हुआ है। फर्स्ट है आपका फर्स्ट काउंसिल। ठीक है, तो फर्स्ट काउंसिल का आंसर होगा आपका राजगिर। क्या होगा? राजगिर। सेकंड जो काउंसिल है इसका आंसर होगा आपका वैशाली। ठीक है, वैशाली। और जो उसके बाद आपका थर्ड काउंसिल है इसका होगा आपका पाटलिपुत्र, और जो फोर्थ काउंसिल है इसका होगा आपका कुंडलबन। ठीक है, कुंडलबन आपका कुंडलबन। तो ये आपके बेसिकली आंसर हैं। इस हिसाब से अगर हम देखते हैं, देखो वही हिंदी में भी सेम है, इसमें कुछ अलग नहीं है। पहली परिषद, दूसरी परिषद, तीसरी परिषद, चौथी परिषद आपने बताना है कौन कौन सी परिषद कहाँ कहाँ पर हुई, तो ये आपने डेट इज बताना है। तो इसका आंसर आपका अगर देखोगे तो थर्ड ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, थर्ड इज द राइट आंसर। ओके, सो थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन देख लो एक बार अगेन और ऑप्शंस देख लो। ये आपका क्वेश्चन और ये आपके ऑप्शंस है। ठीक है, तो थर्ड यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन है द आउटर क्रस्ट इज मेड अप ऑफ। जो आउटर क्रस्ट होता है वो किस चीज़ का मिलकर बना होता है? आउटर क्रस्ट किस चीज़ का मिलकर बना होता है? तो भैया आउटर क्रस्ट आपका सिलिका और एल्यूमिनियम का मिलकर बना होता है। ठीक है, हिंदी वाले देख लो, बाहरी भूपटल किससे बना होता है? तो बाहरी भूपटल सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बना होता है। ठीक, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। द टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स फर्निशेस द डिटेल्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ द कश्मीर ड्यूरिंग 12th सेंचुरी एडी। बताइए हिंदी में देखो इस क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से किस लेखक का लेखन 12वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर के इतिहास का विवरण प्रस्तुत करता है? तो किसका है ये है आपका कल्हण का। किसका है? कल्हण का। ठीक है, सो ए इज द राइट आंसर। कौन? कल्हण। ठीक है, क्वेश्चन देख लो एक बार इंग्लिश वाले, और इसका आंसर है आपका कल्हण। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे, और ये क्वेश्चन है ये जो आपका लक बक्स, ठीक है, बक्स है वॉज द टाइटल ऑफ। ठीक है, हिंदी में एक बार देख लीजिए इसका, ये जो आपका लाख बक्स है, ठीक है, ये भी इस चीज़ लिए किसका टाइटल है? लख लाख। सो ये जो आपका टाइटल है, ठीक है, ये डेट इज आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक का है। ठीक है, किसका है? कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, याद रखना इसको। ठीक है, लाख बख्श जो उपाधि थी वो किसको दी गई थी? तो ये जो उपाधि थी ये बेसिकली आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द 2 प्लैनेट्स हैविंग नो सैटेलाइट आर। ऐसे 2 प्लैनेट जिसकी कोई सैटेलाइट्स नहीं है, तो वो कौन से 2 प्लैनेट्स हैं? डेट इज कौन से 2 प्लैनेट्स हैं? डेट इज ये आपके
बुध है और कौन है, शुक्र है। ठीक है, कौन है, बुध है और शुक्र है। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। कौन, बुध और शुक्र, ऐसे दो ग्रह जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, डेट इज बुध और शुक्र, है ना, यानी कि मरकरी एंड वीनस। कौन है, द टू प्लैनेट्स हैविंग नो सैटेलाइट्स आर मरकरी एंड वीनस। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड। बताइए, जो सबसे पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो बेसिकली कब हुई थी? तो इसका आंसर है आपका 9 दिसंबर को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को आपकी पहली मीटिंग हुई थी, फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो इसको आप लोग याद रखना। ठीक है, हिंदी वाले एक बार देख लेते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो कब हुई थी जी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज, बताइए जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया का वो कितना है? तो भाई स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है इंडिया का वो 82 डिग्री 30 ये आपका मिनट ईस्ट है। ठीक है, 82 डिग्री डेट इज, ये आप इसको याद रखना है। ठीक है, यानी कि भारत की जो मानक मध्य जो रेखा है वो बेसिकली 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन ऑफ रिवर नर्मदा। इनमें से कौन सा पॉइंट है रिवर नर्मदा का, ये आपने बताना है। हिंदी वाले एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये कुछ ऑप्शंस में दिया हुआ है ABCD और ये है नर्मदा की उद्गम स्थल कौन सा है? नर्मदा का उद्गम स्थल आपने बताना है। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा, डेट इज अमरकंटक। क्या है? अमरकंटक। ठीक है, ए इज द राइट आंसर, यानी कि अमरकंटक। तो इस हिसाब से ए ही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब आपको ना यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपने बताना है कौन सा सही है। चलो देखते चलते हैं इसको। तो जो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, पहला स्टेटमेंट है कि जो मेंबर्स हैं लोकसभा के, ठीक, आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट्स। ठीक है, डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं पीपल्स के थ्रू। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स। सबसे ज़्यादा जो सीट्स हैं अगर वो देखा जाए तो डेट इज उत्तर प्रदेश में लोकसभा की। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा भी सही है, तो इसके आंसर जो होगा उस हिसाब से बोथ हो जाएगा, है ना, बोथ। क्वेश्चन एक बार देख लो इंग्लिश वाले अगेन। हाँ, ओके। सो अब हिंदी वालों का देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लोकसभा के सदस्य राज्यों में क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों द्वारा सीधे चुने जाते हैं, ये भी सही। और दूसरा, लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश की हैं, ये भी सही। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इन विच फील्ड द द्रोणाचार्य अवार्ड गिवन। बताइए जो द्रोणाचार्य अवार्ड होता है वो किस फील्ड में दिया जाता है? तो भाई वो बेसिकली आपका खेल में दिया जाता है। ठीक है, कहाँ दिया जाता है द्रोणाचार्य? स्पोर्ट्स में दिया जाता है ना। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल प्रशिक्षण में दिया जाता है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में दिया जाता है। अब आपने बताना है कि इसमें से कौन सा रीजन है वाटर पॉल्यूशन का। देखो, पेस्टिसाइड सही बात है, ह्यूमन एक्टिविटी सही बात है, पॉपुलेशन ग्रोथ सही बात है, ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, रीजन बताना है वाटर पॉल्यूशन का। अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। जल प्रदूषण का कारण है, तो बताइए कौन सा कारण है? तो ये भी कारण है, ये भी कारण है, ये भी कारण है और ये भी, ये तो है ही, मतलब उपयुक्त सभी सारे के सारे इसमें कारण है। एक बार आप देख लीजिए ऑप्शंस। ठीक, देखो मैं थोड़ा सा इसलिए जल्दी पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और तेजी के साथ क्वेश्चंस कवर हो जाएं। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश दोनों में से किसी का लॉस ना हो। चलो आगे बढ़ते हैं। और जो लोग पूछ रहे थे कि क्या ये सफिशिएंट है, ये तो सिर्फ एक तरीके से जैसे आप लोग प्रैक्टिस सेट्स ला के प्रैक्टिस करते हो ना, कि कोई बुक ले आए उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे हो, इस तरीके से आप इसको मान लीजिए। बाकी तो मैं बुक्स आपको बता चुकी हूँ, या तो लुसेंट्स की बुक ले लो वनडे एग्जाम्स के लिए, या फिर घटना चक्र वगैरह की जो बुक आती हैं वो भी बहुत अच्छी बुक्स होती हैं, सब्जेक्ट्स वाइज उनको ले लो। तो इस तरीके से कवर करो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। ठीक है, इनमें से कौन सी चीज़ जो है उसको हम रिमूव कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट के थ्रू। हिंदी वाले देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। तो किसको हटाया जा सकता है? डेट इज किसको हटाया जा सकता है? अगर हम इसकी बात करते हैं तो वो भारत के राष्ट्रपति को, ठीक है, महाभियोग की इसके थ्रू, इम्पीचमेंट के थ्रू जो है हटा सकते हैं हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द करेक्ट, इसके अंदर मैंने सारे चीज़ मिक्स कर दी थी। ठीक है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा मिक्स था। विच इज़ द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ रूलर्स ऑफ, अच्छा अब आपने ना इसमें रूलर्स जो है मुगल एम्पायर के, उनका एक करेक्ट सिक्वेंस बताना है। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट सिक्वेंस है, अब आप ऑप्शंस देख लो। ठीक है, थोड़ा सा कम कर देती हूँ। तो देखो, सबसे पहले है आपका कौन? सबसे पहले आपका बाबर, उसके बाद आया आपका कौन? हुमायूं। हुमायूं के बाद कौन आया जी? सीधा ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। पहला आया बाबर, फिर आया हुमायूं, उसके बाद आया अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह। तो ये इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, याद रखना। अगर हम करेक्ट
एक मुगल एम्पायर्स की तरफ, उनके रूलर्स की तरफ देखते हैं सही सीक्वेंस में, ठीक है। हिंदी वालों में कुछ ऐसा इसमें नया नहीं है, वही सब वर्ड्स हैं, वही सब है। और ऐसे इसमें लिखा गया है बाबर, औरंगजेब, हुमायूं, सॉरी ये क्या कहते हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, ठीक है, जहांगीर, शाहजहां, यानी कि थर्ड वाला इसमें सही ऑप्शन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड ऑन, वेरी सिंपल। कब योगा डे कब मनाया जाता है भैया? 21 जून को। कब मनाया जाता है? 21 जून, है ना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कितने मेंबर्स नॉमिनेट करे जाते हैं राज्यसभा में बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू? सो कितने करे जाते हैं? 12। कितने करे जाते हैं? 12, ठीक है। क्वेश्चन देख लो एक बार, 12 इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वाले, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो भैया कितनों को करा जाता है? 12, 12, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मिनट, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन रिवॉल्यूशन रेफर्स टू एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ, बताइए। जो गोल्डन रिवॉल्यूशन जो है वो बेसिकली रेफर्स किया जाता है, गोल्डन रिवॉल्यूशन किस चीज़ के प्रोडक्शन में? सीधी सी बात है, फ्रूट्स, हनी प्रोडक्शन भी हो, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स, यानी ऑल ऑफ द अबव इसमें आ जाएगा, ठीक है। एक बार हिंदी में देखते हैं, सुनहरी जो क्रांति से तात्पर्य किसके उत्पादन में? फल हो, शहद हो, इतनी इस तरह की चीज़ें हैं, वनस्पति, कोई भी चीज़, उस सब, यानी कि उपयुक्त सभी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस? इनमें से कौन फादर है इंडियन रेनेसेंस के, है ना। तो आपने बताना है कौन है। सो ये आपके राजा राम मोहन रॉय। कौन है? राजा राम मोहन रॉय। हिंदी वाले देखो, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? भारतीय पुनर्जागरण, तो दैट इज राजा राम मोहन रॉय, ओके। चलो ये वाला इसका, ठीक है। अब उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बढ़ते हैं और ये है, हु हैड एस्टैब्लिश्ड 4 मोनेस्टिक सीट्स इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया? किसने ये 4 ऐसी मोनेस्टिक सीट्स को एस्टैब्लिश करा था, ठीक है, चारों कॉर्नर्स में भारत के, ठीक है। एक बार हिंदी में देख लो भाई, भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना, किसकी? 4 मठों की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? शंकराचार्य जी ने। किसने की थी? शंकराचार्य, ओके, याद रखना इसको। उसके बाद यस, हिंदी वाले, इंग्लिश वाले यहाँ पे शंकराचार्य, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, ठीक है, बहमानी सल्तनत एंड इट्स द फर्स्ट कैपिटल वाज रिस्पेक्टिवली एंड डैश एंड डैश, ये आपने बताना है। एक बार हिंदी में देख लो, जो आपका बहमानी जो मनी सल्तनत है, ठीक है, उसकी स्थापना का वर्ष, इसकी पहली राजधानी, ये आपने बताना है। तो इसका आंसर होगा आपका डेट इज 1347, ठीक है, ईसा, ये वाला आपका, यानी कि ईसा पश्चात, यानी ईसवी, और साथ में आपका गुलबर्ग, ये इसका आंसर है, ठीक है। सेकंड इज द राइट आंसर। एक बार देख लीजिए हिंदी वाले, और इंग्लिश वाले भी एक बार अगेन देख लीजिए, यानी कि 1347 AD एंड गुलबर्ग, ठीक है। क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्टीशन ऑफ डैश टेक्स प्लेस इन 1905। तो सबको पता होगा 1905 में किस चीज़ का विभाजन हुआ था? बंगाल का। किसका हुआ था? बंगाल, ठीक है। 1905 में विभाजन हुआ था बंगाल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू डैश किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, वो एक्सटेंड्स हुई अप टू कितना किलोमीटर अर्थ सरफेस से? डेट इज कितना होगा? डेट इज 10,000 किलोमीटर, ओके। ये आप इसको याद रखना। हिंदी वाले देख लो, पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर ऊपर तक वायुमंडल है? सो डेट इज 10,000 किलोमीटर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी को एक डिग्री देशांतर से अगले देशांतर तक घूमने में कितना समय लगता है? जब एक पृथ्वी जो है, जो अर्थ है, जब वो 1 डिग्री यानी एक देशांतर से दूसरे अगले देशांतर में अगर घूमेगी तो उसको कितना समय लगता है ना। तो उसको बेसिकली 4 मिनट का समय लगता है। कितना लगता है? 4 मिनट्स, ठीक है। 4 मिनट्स का उसको समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूट सर्व एज द शॉर्टकट वाटर रूट कनेक्टिंग यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड एशिया। कौन सा रूट जो है सबसे ऐसा शॉर्टकट रूट है जो बेसिकली कनेक्ट करता है यूरोप को, ऑस्ट्रेलिया को एंड एशिया को? ये आपने बताना है। सो डेट इज ये जो आपका सुएज कैनाल है ना, यही है इसका आंसर। यानी कौन सा मार्ग यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया को जोड़ने वाले शॉर्टकट जल मार्ग के रूप में कार्य करता है? सो कौन सा है? डेट इज सुएज नहर, है ना। सुएज जो कैनाल है यही इसको करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको थोड़ा सा वो बताना है कि कौन सा इसमें आर्टिकल सही है, ठीक है। अब इसको वैसे भी आप लोग अपने दिमाग में रख लेना, क्योंकि थोड़ा नॉलेज के लिए भी आपको पता होना चाहिए और कुछ भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं करेक्ट वाले पूछे, इनकरेक्ट भी तो आपको पता होना चाहिए। सो अगर हम आर्टिकल्स की बात करते हैं, देखो आर्टिकल 352 ये कहता है प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ये बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 353 है आपका इफेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, ये इसके इफेक्ट के बारे में है, ये भी बिल्कुल सही है। आर्टिकल 356 कुछ गलत है, क्योंकि ये बोल रहा है प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये इसके लिए नहीं है, बल्कि आर्टिकल 56 है डेट इज प्रोविजन
प्रोविजंस इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, इसके लिए ये 356 आता है। और जो 360 है वो बेसिकली यानी कि यहाँ पे गलत दिया हुआ है और ये भी गलत यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि 360 जो होता है वो बेसिकली होता है आपका प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए, यानी कि ये दोनों यहाँ पे उल्टे दिए हुए हैं, इसका ये होना चाहिए और इसका ये होना चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके फर्स्ट और सेकंड सही हैं, ठीक। सो फर्स्ट एंड सेकंड ही यहाँ पे सही हैं। हिंदी वाले देख लो एक बार। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकालन की ये आपका उद्घोषणा, तो ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 353 है आपातकालन की उद्घोषणा का प्रभाव, तो ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा है आपका वित्तीय आपातकाल के बारे में प्रावधान, ये दोनों एक्चुअली अपोजिट दिए हुए हैं, तो इसका ये होगा, इसका ये होगा, ठीक है। तो ये दोनों गलत है, इस हिसाब से आपका आंसर बनता है फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर वर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द 42nd अमेंडमेंट। देखो 42 CAA यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। ये जो 42 CAA बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके थ्रू बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों में उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत सारी चीज़ें एडिट करी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद रखना, ये भी पता होना चाहिए कि 42 अमेंडमेंट कब आया। अच्छा चलो अभी बात करते हैं कौन से ईयर में। यस, फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ थी वो एडिट करी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में बाय द 42 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो कौन सी ईयर में करी गई थी? डैट इज ये होगा आपका ये 1976 में। कब? 1976 में। चलो हिंदी वाले देख लो। 42 में जो संशोधन द्वारा भारत के संविधान में नागरिकों की मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष जोड़ा गया? सो 1976। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? डेट इज 552। ओके हिंदी वाले देखो, लोकसभा की कुल क्षमता क्या है? 552 यानी 552। चलो आगे बढ़ते हैं। इन विच सिटी डिड द ट्रेजेडी ऑफ जलियनवाला बाग मैस्करेड टेक प्लेस इन 1990? आपको पता है 1919 में ये वाली कांड हुआ था, और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये अमृतसर में हुआ था, ठीक है। एक बार हिंदी वाले देखो, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस शहर में हुई थी? डेट इज अमृतसर, ठीक। तो आज के आपके यही सेशन था। सो आप लोग भी इस गुड्डे की तरह हैप्पी रहेंगे, हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे विदाउट एनी डिमोटिवेशन, विदाउट एनी प्रेशर, ठीक है, और मस्त रहेंगे। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक भी करो, शेयर भी करो, और बाकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने रिव्यूज़ देना, ठीक है, कि आपको अच्छा लगा, नहीं लगा, कंटिन्यू करें, क्या करें, है ना। तो थोड़ा सा आप लोग बताना ज़रूर। बाकी कंटिन्यू तो हम रखेंगे ही अभी जब तक एग्ज़ाम है तब तक। और इसके अलावा यस कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और बाकी अच्छे से आप लोग पढ़िए। कुछ बुक्स ले आइए, MCQs वाली ले आइए, डिस्क्रिप्टिव मत लेके आइए, तो MCQ वाली ले आइए। बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में अच्छी अच्छी सी, मैंने आपको इवन बताया भी है। तो कोई भी आप बुक लेके अच्छे से उसको कवर कीजिए अपने सिलेबस को। बाकी प्रैक्टिस सेट्स हम लोग जो करा रहे हैं इसको करो, बाकी जहाँ से आपको मिल रहा है वहाँ से अपनी प्रैक्टिस की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। इससे क्योंकि आप लोगों का ही फ़ायदा होगा, आप लोगों की तैयारी मजबूत हो जाएगी, और कुछ पता भी नहीं होता कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ जाए, है ना, ये भी थोड़ा सा रहता है। ओके सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।